नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज आपसे मेंस डे में एक और मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी दे दूं कि जिस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं रोज़। एवरी डे मीन्स मंडे टू थर्सडे, 4 दिन 12 बजे। तो ये हर हफ्ते 4 दिन ये लेक्चर आप देख सकते हैं और इसमें अपनी डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इनकलकेट कर सकते हैं। और अभी हम 2024 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक ऐसी थीम को डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 में भी पूछा जा चुका है, 2017 में भी पूछा जा चुका है, 2014 में भी पूछा जा चुका है। और वो सवाल है सिटीजन चार्टर से। देखिए, जनरल स्टडीज टू पॉलिटी और गवर्नेंस, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड थीम्स हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी रिपीटेड थीम कही जा सकती है वो है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क के गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर एक पिलर माना जा सकता है, जिसको हम सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। ये सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस 3 पिलर्स के ऊपर आधारित होता है। नंबर 1, विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सिटीजन चार्टर। सेकेंड इज ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स। ठीक है, यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, सिटीजन चार्टर। ठीक है। एंड द थर्ड इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी या एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इन 3 पिलर्स के ऊपर आधारित है आपका सेवोत्तम यानी कि क्वालिटी कंट्रोल का मॉडल। अब आप यदि देखेंगे कि किस प्रकार से सिटीजन चार्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ गवर्नेंस के अंदर वो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। सिटीजन्स चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, but it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realization of its promise and suggest measures to overcome them. That means this question has 3 parts or 2 parts. Number 1, जो पोटेंशियल है सिटीजन्स चार्टर की वो अभी तक रीच नहीं हो पाई है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, what can be the factors. And second, क्या सजेशंस देंगे आप उन्हें ओवरकम करने के लिए। नाउ सिटीजन चार्टर के ऊपर सबसे अच्छा सोर्स है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट अबाउट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सिटीजन चार्टर के बारे में बहुत जानकारियां दी हैं और आपको बेसिक फ्रेमवर्क किसी भी आंसर का वहां से डेवलप होता हुआ नजर आ जाएगा। यदि मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो इसे इंट्रोड्यूस करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही जो मैंने आपको सेवोत्तम मॉडल के बारे में बताया कि आप सिटीजन चार्टर की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सेवोत्तम मॉडल बता सकते हो कि ये इसमें 3 पिलर्स में से एक है। दूसरा, आप ये बता सकते हो इन जनरल कि सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव आया क्यों था, क्योंकि लोगों की, सिटीजन्स की डे टू डे प्रॉब्लम्स जब वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसे आइडेंटिफाई किया गया और उसके प्रति एक तरीके का हमने डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की। कॉन्सेप्ट 1991 में लेबर पार्टी की सरकार जब यूके में थी उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत में 1997 की चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में इसे फॉर्मलाइज किया गया था। अब इस पर्टिकुलर सिटीजन चार्टर का जो जिम्मेदारी है वो केंद्र में, सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पर्सोनल एंड ग्रीवेंसेस की है। आपने एक बार क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया इनमें से किसी भी एक तरीके से, तो उसके बाद आप ये बताओगे कि सिटीजन चार्टर में पोटेंशियल है, सिटीजन चार्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिटीजन चार्टर 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होता है, 6 चीजें वो अचीव करने की कोशिश करता है। सबसे पहले, सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, जहां पॉसिबल है वहां जनता के पास चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस। किसी भी सर्विस को वो कितने ऑप्शंस या कितने कैटेगरीज में प्रोवाइड कर रही है सरकार, उसे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है और ये चॉइस देना बहुत जरूरी। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। आप सिटीजन चार्टर के अंदर ये लिखते हो कि मेरी संस्था में या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर 3-4 चीजें प्रोवाइड की जाती हैं
और उसके लिए स्टैंडर्ड्स सेट करते हो। सो अल्टीमेटली यू सेट स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर पोस्टल डिपार्टमेंट है तो वो ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि अगर आप स्पीड पोस्ट से चिट्ठी भेजते हो तो वो इतने दिनों में पहुंच जाएगी, अगर आप नॉर्मल कोरियर से भेजते हो तो इतने दिनों में पहुंच जाएगी, वगैरह वगैरह। तो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है, जिसके खिलाफ जिसके पूरे ना होने पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल वाले का नंबर भी वहां पे दिया होता है, किसे कंप्लेंट करना है ये बताया जाता है, सब सिटीजन चार्टर नाम के डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करना जरूरी है। इसके अलावा जब आप बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कर देते हो तो आप अपनी प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट बनाते हो, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों एक साथ चलती हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है तो ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। वैल्यू, सिटीजन्स की, टैक्स पेयर्स के मनी की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही, जो आप लोग खर्चा कर रहे हो एज टैक्स, सरकार को जमा करा रहे हो, क्या उसकी वैल्यू सरकार पूरी कर रही है अपनी सर्विसेज के द्वारा या नहीं, ये सारी चीजें सिटीजन चार्टर के थ्रू असेस की जा सकती है। इसलिए सिटीजन चार्टर गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, और द बेसिक जो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि क्यों ये सिटीजन चार्टर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, सिटीजन चार्टर के सक्सेसफुल ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सम ऑफ देम हैव आल्सो बीन लिस्टेड इन द सेकंड एआरसी रिपोर्ट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यदि आप ऑब्जर्व करते हो अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के सिटीजन चार्टर, तो आपको कुछ कमियां नजर आती हैं। यूनिफॉर्म अप्रोच या वन साइज फिट ऑल अप्रोच से सिटीजन चार्टर बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर अपने आप में बहुत सारी संस्थाएं हैं और उनके अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप सेम सिटीजन चार्टर चेप के कॉपी पेस्ट करके हर जगह नहीं लगा सकते। जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च होगा या इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, उन सब की ऑब्जेक्टिव्स, उन सब के स्टैंडर्ड्स अलग होने चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म अप्रोच लगाई जाती है। दूसरा, सिटीजन चार्टर को पब्लिक या सिटीजन के फीडबैक से नहीं बल्कि खुद से ही फॉर्मुलेट कर दिया जाता है और चिपका दिया जाता है संस्था की वेबसाइट के ऊपर या उनके प्रेमाइसेस में, विच इज रॉन्ग। सिटीजन सेंट्रिक और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के लिए पब्लिक इनपुट लेना जरूरी है। एक्सपर्ट्स की कंसल्टेशन इस सिटीजन चार्टर को बनाते समय यह भी जरूरी है। सिटीजन चार्टर कोई लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कि क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, आप कोर्ट में ये बात पे केस नहीं कर सकते कि इन्होंने अपने सिटीजन चार्टर में लिखा था कि हम आपकी चिट्ठी 30 दिन में पहुंचाएंगे और इन्होंने 45 दिन लगा दिए। तो ये लीगल मैंडेट ना होने की वजह से एक तरीके से इसकी एनफोर्सेबिलिटी पे सवालिया निशान है। फ्रेमवर्क स्टैग्नेंट है, मतलब एक बार आपने सिटीजन चार्टर बना दिया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं करते हो। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गया है, लेकिन आप नंबर ऑफ डेज रिड्यूस नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ संस्थाओं में देखा गया है। डिजाइन ही थोड़ा सा फ्लॉड नजर आता है, कंटेंट ही लिमिटेड है। आप जो रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके मुकाबले आपने सिटीजन चार्टर में बहुत कम चीजें प्रोवाइड की है। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको कॉन्टैक्ट पर्सन, द टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड, उन सब की फीस कितनी होगी, ये सब क्लियरली बताना चाहिए। अगर नहीं बताते हो तो उसकी कंटेंट या डिजाइन में फ्लॉज देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, जनता को पता ही नहीं है कि सिटीजन चार्टर नाम की कोई चीज हो सकती है या सिटीजन को कोई कमिटमेंट किया गया है बाय द यूज ऑफ सिटीजन चार्टर। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस अनडिफाइंड है ना, कई चार्टर्स में वेगली लिखा होता है, स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता है कि 3 दिन में आपका काम हो जाएगा या 5 दिन में हो जाएगा, जिसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म वहां पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। और अगर बना भी देते हो तो ऑर्गेनाइजेशंस उसको एडहियर नहीं करती हैं। इन सभी मामलों को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि सिटीजन चार्टर में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उसके लिए मेजर्स सजेस्ट करने। ये मेजर्स भी सेकंड एआरसी में आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा इसके लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करने वाला टॉपिक नहीं है ये। इसमें अगर आप कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हो, बस उसको रेलेवेंट जगह पे इस्तेमाल करना आपको सीखना है। तो जो आपने प्रॉब्लम्स बताई, बस उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दो, है ना। जनरली हम जो चैलेंजेस बताते हैं उनको रिजॉल्व करने की अगर हम पॉइंट्स लिख दें तो वो अपने आप में सजेशंस हो जाते हैं। तो सिटीजन चार्टर में आप जनता से बात नहीं करते थे, कंसल्टेशन नहीं करते थे, कमिटमेंट्स को डिफाइन नहीं करते थे, वो करना शुरू कर दो, बस खत्म।
इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करवाओ, सेवोत्तम मॉडल को अडॉप्ट करो, जिसमें 6 पॉइंट्स है सेवोत्तम मॉडल के। बिफोर आई डिस्कस द 6 पॉइंट्स ऑफ सेवोत्तम मॉडल, आई वांट टू रिमाइंड यू कि दिस इज द लास्ट वीक जहां पे हम मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर एडमिशंस ले रहे हैं, और यहाँ पे आपको 48 डेज की आंसर राइटिंग के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ द 48 डेज। यू विल ऑल्सो गेट वीकली लाइव डिस्कशंस, मॉडल आंसर्स एंड मेरे साथ वन-on-one इंटरेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्रेस इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो ये आप एनरोल कर सकते हैं यदि चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको मैं जो बता रहा था वो था सेवोत्तम मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आप स्टेप बाय स्टेप ये 6 चीज करेंगे तो आपके डिपार्टमेंट के अंदर, आपके मिनिस्ट्री के अंदर, आपके महकमे के अंदर आप अचीव कर पाएंगे गुड गवर्नेंस को। सबसे पहले तो सर्विसेज को डिफाइन करना है और आपके टारगेट क्लाइंट्स कौन से हैं उन्हें डिफाइन करना है। देखो, गवर्नेंस शुड हैव बोथ द पॉजिटिव्स ऑफ द गवर्नेंस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द पॉजिटिव्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पॉजिटिव्स क्या होते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस क्लियरली डिफाइंड होती है, उनकी मार्केट क्लियरली डिफाइंड होती है, वो अपने क्लाइंट्स को इजीली समझ सकते हैं, भीड़ में से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसलिए वो टारगेटेड सर्विस डिलीवरी करते हैं। हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट सर्विस कि डिफाइन द सर्विस, आइडेंटिफाई योर क्लाइंट, देन जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप राशन प्रोवाइड कर रहे हो, आटा चावल दाल प्रोवाइड कर रहे हो, या आप हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके स्टैंडर्ड सेट करने कि दिस इज द मिनिमम क्वालिटी ऑफ द आटा चावल दाल, दिस इज द मिनिमम क्वालिटी ऑफ द राशन दैट यू बी गेटिंग और हेल्थ केयर दैट यू बी गेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा केपेबल बनाना कि वो इस स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, सो मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन केपेबल ऑफ मीटिंग दी स्टैंडर्ड्स। देन आफ्टर यू हैव डन दिस, गिव दिस सर्विसेज, सर्विस डिलीवरी स्टार्ट कर दो। सर्विस डिलीवरी स्टार्ट करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो गया है, उसे रेगुलर इंटरवल्स पे, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो बाय मंथली हो, मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ये बेहद जरूरी है। और जब आप मॉनिटर करवाते हो, इवैल्यूएट करवाते हो, कोशिश करो कि थर्ड पार्टीज को भी इन्वॉल्व करो, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को इन्वॉल्व करो। इसके बाद जो ये रिपोर्ट्स आती हैं उसमें जो इनपुट्स मिलते हैं, उन फीडबैक के बेसिस पे उसे इंप्रूव करते जाओ, प्रोसेस को इंप्रूव करते जाओ। ये 6 स्टेप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो जब भी किसी को गुड गवर्नेंस के रास्ते पे चलाना हो, तो ये 6 स्टेप्स सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहलाते हैं। चलिए, तो इसके साथ ही आंसर खत्म होता है, लेकिन आंसर खत्म नहीं होता है, इस आंसर को कंक्लूड करना बेहद जरूरी है। तो आप मुझे मैक्सिमम 30 वर्ड्स के अंदर क्या कंक्लूजन दे सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और जो बेस्ट कंक्लूजन होगा उसे मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ये भी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे या कौन से टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं मेंस के, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज। ठीक है, तो मेंस के कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करूं मैं, आईआर के करूं या सोशल इश्यूज के करूं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।